नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके सामने जीवों में जनन, उसमें अलैंगिक जनन, मुख्यतः आपके सामने अलैंगिक जनन की विशिष्ट पद्धतियां लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उसमें हमने पिछली बार बाह्य मुकुलन देखा था, जो कि हाइड्रा में दिखाई देता है। अब हम अंतः मुकुलन की ओर प्रस्थान करेंगे। अंतः मुकुलन मतलब जो कली का सर्जन होता है वो प्राणी शरीर के अंदर की ओर होता है। अब जैसे कि स्वच्छ जलीय स्पंज, जैसे स्पंजिला तथा समुद्री स्पंज में जनक कोशिका अंकुरण के समय एक अपारदर्शी आवरण में बंद एक विशिष्ट कोशिकाओं के पिंड को मुक्त करती है, जिसे जैम्यूल कहते हैं। प्रत्येक जैम्यूल वृद्धि करके एक संतति का निर्माण करता है। जैम्यूल को अंतः मुकुलन की तरह माना जाता है। मुकुलन का यह प्रकार एंडोजिनस मुकुलन के रूप में जाना जाता है, उदाहरण साइकोन तथा स्पॉन्जिला। अब एक अन्य प्रकार है खंडन। खंडन मतलब खंडों में प्राणी शरीर का विभाजन। प्राणी शरीर अपने खंडों में विभाजित होकर अलैंगिक जनन की पद्धति दर्शाता है। यह एक जीव शरीर का दो अथवा अधिक भागों में टूटना है। यह एक जीव शरीर का दो अथवा अधिक भागों में टूटना है, जिसका प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में उत्पन्न होता है। उदाहरण यह माइक्रोस्टोमा नामक फ्लैटवर्म में पाया जाता है। विशिष्ट अलैंगिक जनन काय। स्पंजों में आर्कियोसाइट कोशिकाएं पूर्ण सशक्त कोशिकाएं होती है। स्पंजों की आर्कियोसाइट कोशिकाएं पूर्ण सशक्त कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं जैम्यूल के निर्माण में भाग लेती है। जैम्यूल से नए स्पंजों का निर्माण होता है। अब ये आप अंतः मुकुलन तथा जैम्यूल की आकृति देख रहे हैं, जिसके अंदर एक अंतः मुकुलन जैसा दिखाई दिया है। ये सारे उसके स्पेक्यूल्स, मोनेक्सॉन स्पेक्यूल्स है। ये उसकी बाहरी सतह है तथा अंदर की ओर ये है माइक्रोपाइल छिद्र, जहाँ से ये बाहर आकर, ये कोशिकाएं बाहर आकर एक विकसित स्पंज में विकसित वृद्धि करेगी। तथा ये अंतःपटल है। बाह्य पटल, अंतःपटल, मोनेक्सॉन स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल्स मतलब एक छोटी छोटी कांटों जैसी रचना होती है, जो कि इस स्पंज कोशिकाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भाग लेती है। अब हम आते हैं अलैंगिक जनन में प्रजनन इकाइयाँ। अलैंगिक जनन के विभिन्न रूपों में भिन्न भिन्न प्रजनन इकाइयाँ होती है। ये द्विखंडन तथा बहुखंडन में संपूर्ण जनक शरीर तथा मुकुलन एवं खंडन में जनक शरीर का एक छोटा भाग होता है। एक अलैंगिक जनन इकाई ब्लास्टोस कहलाती है। एक अलैंगिक जनन इकाई ब्लास्टोस कहलाती है। मतलब इस विषय में क्या है, इस विषय में मुख्यतः हमने जो पूरी अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़े, उसकी समरी दी गई है या उसका संक्षेप में वर्णन किया गया है कि द्विखंडन तथा बहुखंडन में संपूर्ण जनक शरीर, मतलब जो प्राणी शरीर होता है, वो एक पूरे संपूर्ण जनक शरीर संपूर्ण जनक शरीर नए जीव में उत्पन्न होता है। तथा मुकुलन तथा खंडन में जनक शरीर का एक छोटा भाग नए सजीव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक अलैंगिक जनन इकाई को हम ब्लास्टोस कहेंगे। अब अलैंगिक जनन के लक्षण क्या, आप कैसे पहचानेंगे कि वनस्पति या प्राणी में अलैंगिक जनन हुआ है। अलैंगिक जनन के सभी रूपों में कुछ सामान्य आधारभूत लक्षण पाए जाते हैं।
पहला, केवल एक जनक संततियों को उत्पन्न करता है, अर्थात अलैंगिक जनन एक जनकीय है। मतलब उसमें दो जनक का उपयोग नहीं होता, सिर्फ एक ही जनक से संतति का निर्माण होता है। दूसरा है युग्मकों का निर्माण नहीं होता, केवल समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उत्पन्न हुए नए जीव सामान्यतः अपने जनक से आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। यदि विभिन्नता पाई जाती है तो वह केवल उत्परिवर्तन तक ही सीमित होती है। उत्परिवर्तन आप अध्याय 5 में विशेषकर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन क्या है और किस तरह से होता है। बहुगुणन शीघ्रता से होता है। अधिक संख्या में उत्पन्न हुई संततियां जनक के समीप होती है। अब अलैंगिक जनन का महत्व क्या है। अलैंगिक जनन केवल जातियों के जीवों की संख्या का गुणन करता है। यह विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न हुई नई संततियां विभिन्न नहीं होती तथा इनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती। अलैंगिक जनन स्थिर अनुकूल वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अधिक लाभदायक है, क्योंकि यह जीवों के निश्चित जीनोटाइप को स्थिर रखता है। जीनोटाइप मतलब जीवों के जो जननिक लक्षण है उसको जीनोटाइप कहते हैं। उसको स्थिर रखने का कार्य सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन ही करता है, क्योंकि आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति कायिक रूप से तथा जननिक रूप से एकदम पितृ से समान होती है। अब हम अलैंगिक जनन का अन्य प्रकार समझेंगे, जो कि वनस्पतियों में पाया जाता है।